आगे क्या करना है वही देखते हैं। नीलम, जिसे अग्नि ने अभी मेहंदी की याद दिलाई थी, वह चेयर से उठाते हुए कहती है, अंडस को हाँ, हम जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटा लेते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि हमें भी खनक के साथ थोड़ा वक्त बिताना है ताकि हमें पता चल सके कि वह हमारे दिग्विजय के लिए कैसी है। कहते हुए नीलम जल्दी से चेयर से उठकर किचन की ओर चली जाती है और अग्नि अपने खुराफात दिमाग का इस्तेमाल करने लगता है कि वह अर्नव को किस तरह फंसाकर उसकी शादी के दिन मंडप में पहुंचने से पहले ही उसका किडनैप किया जाए। मेहंदी और संगीत। दिग्विजय फुल स्पीड से अपनी कार चलाते हुए जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचता है और लगभग भागते हुए ही वह अपने केबिन की ओर जाता है, क्योंकि उसे आज डॉक्टर के साथ मीटिंग भी करनी थी। एक्चुअली दिग्विजय कोई डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह हॉस्पिटल को मैनेज करता था, क्योंकि यह हॉस्पिटल उसके पिता ने हरिद्वार के लोगों के लिए बनवाया था, जिससे उन्हें इलाज कराने के लिए कहीं भी हरिद्वार के बाहर ना जाना पड़े। दिग्विजय ने अपने हेल्प के लिए डॉक्टर श्रेया को, जो एक नैरो डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर थी, हॉस्पिटल डीन के रूप में अपॉइंट किया हुआ था, ताकि हॉस्पिटल में करंटली क्या हो रहा है और किस चीज़ की हॉस्पिटल में ज़रूरत है, ये सब डॉक्टर श्रेया उसे रिपोर्ट करती रहे। दिग्विजय आज भी जितना काम करने की कोशिश करता उतना उसके आंखों के सामने खनक का चेहरा आ जाता, जिससे दिग्विजय अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था, जिससे दिग्विजय फाइल्स को वैसे ही छोड़कर राउंड करने के लिए निकल जाता है। नीलम जल्दी जल्दी करके अपना सारा काम निपटाती है और खाना बनाकर अग्नि और मीठी को खिलाती है। कुछ देर के बाद शाम को 6 बजे तक नीलम मीठी को तैयार कर खुद भी तैयार होती है और अग्नि के साथ महेंद्र जी के घर जाने के लिए निकल जाती है। अभी नीलम ने हल्के मेहंदी रंग के ही कपड़े पहने थे, क्योंकि उस दिन के बाद से दिग्विजय ने नीलम को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिए था, इसलिए अभी नीलम ने मेहंदी कलर का हल्का रंग कैरी किया हुआ था। मीठी ने मेहंदी कलर की फ्रॉक पहनी थी और अग्नि ने मेहंदी कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा पहना था, जो आज की खनक की मेहंदी प्रोग्राम के लिए तीनों के कपड़े फिट बैठ रहे थे। नीलम हल्के कलर के कपड़े में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, शायद इसलिए उसके रंग बिरंगे कपड़े पहनने पर हल्दी वाले फंक्शन में औरतों को उससे जलन हो रही थी, क्योंकि बिना सिंगर के भी नीलम उन सब सुहागानों से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जो अपने पति के नाम से सज सावर कर वहाँ आए थे। अग्नि और नीलम जब महेंद्र जी के घर पहुंचते हैं तो महेंद्र जी उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और दोनों को खनक जहां बैठने वाली थी मेहंदी और संगीत के लिए वहां लाकर उन्हें सोफे पर बैठाते हैं और उनके लिए गायत्री को जूस और कुछ स्नैक्स लाने के लिए कहते हैं। तो नीलम उन्हें मना करते हुए कहती है कि वह यहाँ कुछ खाने पीने नहीं, सिर्फ खनक के स्पेशल दिन पर शामिल होने आए हैं। महेंद्र जी नीलम की बात सुनकर बस मुस्कुरा देते हैं और उससे कहते हैं, अंडस्को जी मालकिन क्यों नहीं है। फिर गायत्री की तरफ मुड़ते हुए महेंद्र जी गायत्री से कहते हैं, अंडस्को गायत्री बेटा, अब वक्त हो गया है मेहंदी लगने का, जाओ खनक को ले आओ और आप लोग अपने जो फंक्शन करते हो वो शुरू करो, बाकी मेहमान भी आ रहे हैं। गायत्री महेंद्र जी की बात सुनकर उनसे कहती है, अंडस्को काका, उसे संजीत कहते हैं। महेंद्र जी, हाँ हाँ आप सब जानो वो, हम तो आंगन में जा रहे हैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज़ दे देना, कहकर महेंद्र जी वहाँ से आंगन की ओर चले जाते हैं। गायत्री भी वहां से चली जाती है खनक को लेने के लिए। वही आज भी पड़ोसी महिलाएं जो महेंद्र जी के घर खनक की मेहंदी और संगीत के लिए आ रही थी, वह नीलम को मेहंदी कलर के कपड़ों में देखकर और उसकी सादगी भरी खूबसूरती को देखकर बस उससे जली जा रही थी, लेकिन किसी को भी आज नीलम के मुंह पर कुछ बोलने के उनको अल्फाज नहीं मिल रहे थे, क्योंकि पहले ही महेंद्र जी ने उनके मुंह को बंद कर दिया था। कुछ देर में गायत्री खनक को लेकर नीचे आती है। खनक ने आज मेहंदी कलर के लहंगे में मेहंदी कलर की ज्वेलरी पहनी हुई थी, जिसमें खनक के गोरे बदन पर मेहंदी कलर बहुत फब रहा था। खनक बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। खनक को देखकर नीलम की आंखें चमक उठती है कि खनक दिग्विजय के साथ कितनी अच्छी लगेगी, दोनों की जोड़ी। नीलम तो बस दिग्विजय और खनक को एक जोड़ी में इमेजिन भी करने लगी थी। तभी अग्नि नीलम के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से उसके कान में कहता है, अग्नि, अंडस्को भाभी माँ, आप जो भी इमेजिन कर रहे हो ना, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी के लिए बस अपने इमेजिनेशन को यहीं पर विराम दीजिए। और आपने कहा था ना कि आप खनक को मेहंदी लगाएंगे, तो जाइए शुभारंभ कीजिए। नीलम हल्की उदासी के साथ अग्नि से कहती है, मैं खनक को मेहंदी जरूर लगा दूंगी, लेकिन उसकी मेहंदी की शुरुआत मैं नहीं कर सकती। हल्दी वाले दिन क्या हुआ था आपको याद है ना, काका ने कहा था मुझे हल्दी की शुरुआत करने के लिए, तब कैसे सभी बोलने लगे थे और सभी सच ही तो कह रहे, तो फिर अग्नि आप सब कुछ जानते हुए भी कैसे मुझे कह सकते हो। नीलम आगे बढ़कर खनक का हाथ पकड़ उसे उसकी जगह पर गायत्री के साथ बैठाने के लिए ले जाती है। अग्नि बस नीलम के कहे शब्दों को सोचने लगता है। उसे अभी अपने पिता रघुबीर सिंह पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज नीलम की जो भी हालात है ये सब आखिर उसके पिता की वजह से ही है। नीलम के खनक का हाथ पकड़ने पर खनक भी नीलम को देख मुस्कुरा देती है। नीलम खनक को उसके जगह पर बैठाते हुए उनके सामने ही बैठी जो 2 लड़कियां मेहंदी लगाने के लिए आई थी, नीलम उनसे कहती है, नीलम,
अंडस्को आप लोग शगुन की मेहंदी दुल्हन लगा दो, उसके बाद में खुद दुल्हन को मेहंदी लगा दूंगी। वो दोनों लड़कियां नीलम की बात सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिलती है और खनक का हाथ पकड़कर उसके हाथों में सागुन की मेहंदी लगाने लगती है। वही गायत्री जाकर म्यूजिक सिस्टम पर मेहंदी की सोंगर्स लगती है और थुमके लगाना शुरू कर देती है। ये कुड़ियां नशे दिया पुड़ियां, ये मुंडे गली दे गुंडे, नशे दिया पुड़ियां गली दे गुंडे, नशे दिया पुड़ियां गली दे गुंडे। ओ मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। ओहो ओहो ओआ। गायत्री अपने साथ डांस करने के लिए पड़ोस की औरतों को भी उठा लेती है और उनके साथ मिलकर डांस करती है। मूवी दल सिंह लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। लड़कियों के खनक को सगुन की मेहंदी लगाकर हटने पर नीलम खनक का हाथ पकड़कर मेहंदी लगाने बैठ जाती है। शाम के 7 बजे दिग्विजय थका हारा रावत मैंशन वापस आता है तो रावत मैंशन उसे पूरी तरह से खाली मिलती है क्योंकि नीलम, अग्नि और मीठी तो तीनों ही महेंद्र जी के घर मेहंदी के फंक्शन में गए हुए थे। दिग्विजय के लिए एक सर्वेंट पानी लेकर आता है और उसे देता है तो दिग्विजय उनसे पूछता है कि नीलम और बाकी सब कब तक आएंगे, तो सर्वेंट उससे कहता है कि वह लोग शाम को 6 बजे गए हैं लेकिन आने का वक्त उसे नहीं पाता कहकर जाने लगता है। तो दिग्विजय उस सर्वेंट से 1 कप कॉफी लाने के लिए कहता है और खुद अपने कपड़े चेंज करने लगता है। कुछ ही देर में सर्वेंट उसके लिए कॉफी लेकर आता है और सामने रखे कॉफी टेबल पर रखकर चला जाता है। दिग्विजय कॉफी पीता है और कुछ सोचकर अपनी कार की चाबी लेकर दिग्विजय महेंद्र जी के घर जाने के लिए निकल जाता है। दिग्विजय का खनक को पानी पिलाना। दिग्विजय महेंद्र जी के घर पहुंचता है तो उसे पिछली रात उसका दीवार फांद कर खनक के कमरे में जाना याद आने लगता है। दिग्विजय सर नीचे कर हल्का सा मुस्कुरा देता है। जो उसे रोज के जानने वाले हैं अगर वो उसे मुस्कुराते हुए देखेंगे तो उन्हें शौक ही लग जाएगा और जो उसे नहीं जानते अगर वो देखेंगे तो कहेंगे कि हाय क्या मुस्कुराहट है। लेकिन हरिद्वार में एक ऐसा शख्स नहीं होगा जो हरिद्वार के मालिक को ना जानता हो। दिग्विजय कार से बाहर निकलकर सीधे महेंद्र जी के घर के अंदर जाता है तो महेंद्र जी उसे बाहर आंगन में ही कुछ और लोगों के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। दिग्विजय को वहां देख आंगन में बैठे सभी लोग होंठ जोड़ते हुए खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख दिग्विजय भी अपने होंठ जोड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए वो महेंद्र जी से यही कह देता है कि अगर शादी में उसके लायक कोई काम हो तो उसे जरूर बताए। जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बस दिग्विजय का मुंह देखने लगाते हैं। भला हरिद्वार के मालिक से कौन काम करवा सकता है। दिग्विजय अंडस्को काका भाभी माँ कहाँ है, हम उन्हें लेने आए हैं। महेंद्र जी अंडस्को मालिक मालकिन तो अंदर खनक बिटिया को मेहंदी लगा रही है, मैं उन्हें बुलवा देता हूँ। वेल दिग्विजय अंडस्को नहीं नहीं काका आप बैठिए हम खुद देखते हैं भाभी माँ कहाँ है, कहकर दिग्विजय अंदर की ओर चला जाता है। जब दिग्विजय अंदर आता है तो देखता है अभी ज्यादा कोई अंदर है नहीं, बस नीलम खनक को मेहंदी लगा रही है और गायत्री साइड में बैठी अग्नि और मीठी के साथ खेल रही थी। मीठी जिसकी नजरें दिग्विजय के अंदर आते ही उस पर चली गई थी, वह चाचू कहकर दौड़ते हुए उसके पास चली जाती है। मिठी की आवाज सुन नीलम जो खनक के होंठ में होंठ से खाली जगह पर उसके होने वाले पाती का नाम पहला अक्षर ए लिख रही थी। वो ए मेहंदी कौन हिलने से डी बन जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है क्योंकि नीलम और खनक दोनों का ध्यान अभी अपने सामने खड़े दिग्विजय पर थी। दिग्विजय ने अभी खनक को सही से देखा नहीं था। नीलम मेहंदी कौन साइड में रख, खनक को अभी आती हूँ कहकर दिग्विजय के पास चली जाती है। नीलम दिग्विजय के पास पहुंचकर नीलम अंडस्को जय आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने तो आने से मना कर दिया था ना। दिग्विजय अंडस्को भाभी माँ हमें घर पर आपके सबके बिना खासकर हमारी मिठी के बिना हमारा मन नहीं लगा तो हम आप सबको यहाँ लेने चले आए। नीलम ठीक है हम खनक की मेहंदी पूरी करके आते हैं फिर चलते हैं, कहकर नीलम अभी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मीठी नीलम का पल्लू पकड़कर खींचने लगती है। नीलम अंडस्को क्या हुआ बच्चे, आप ऐसे हमारी साड़ी क्यों खींच रही है। मिठी अंडस्को अपनी मुंह की ओर दिखाते हुए कहती है भूख, मिठी को भूख लगी कहते हुए नीलम को बाहर खींचकर ले जाने लगती है। दिग्विजय नीलम और मिठी के पीछे जाता कि उसकी नजर पंखी उड़ते हुए बालों में खनक का खूबसूरत सा चेहरा उसे जाने से रोक देता है। पंखी की हवा के कारण खनक के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे जिसे खनक अपने कंधे से हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे हो नहीं रहा था क्योंकि अभी उस हॉल में कोई नहीं था क्योंकि मीठी की भूख लगी बोलने पर गायत्री और अग्नि भी उठकर वहां से जा चुके थे। दिग्विजय कुछ देर खनक को परेशान होते हुए देखता है फिर मुस्कुराते हुए उसके ओर बढ़ जाता है। दिग्विजय सीधे जाकर खनक के पीछे खड़ा होकर अपने पेंट के पॉकेट से अपना रुमाल निकलकर खनक के बालों को समेटकर उसके कान के पीछे से एक जगह कर अपने रुमाल से बांधने लगता है।
सिर्फ दिग्विजय की उंगलियों की छुअन से खनक का बदन सिहर उठता है। उसे ये छुअन जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन कब वो उसे याद नहीं आ रहा था। खनक के बाल बांधने के बाद दिग्विजय जाने लगता है तो खनक उसे आवाज देकर जाने से रोकते हुए बोलती है, खनक, अंदस को सुनिए। दिग्विजय खनक के इस तरह सुनिए कहने पर एक जगह ठहर सा जाता है। खनक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, खनक, अंदस को क्या आप गायत्री को बुला देंगे? हमें बहुत जोर से पानी प्यास लगी है और अभी यहाँ कोई नहीं है और हमारे होंठ में मेहंदी लगी है। अगर हमने कोशिश की तो हमारी मेहंदी खराब हो जाएगी। कहकर खनक मासूम सा चेहरा बनाकर दिग्विजय की पीठ को देखती रहती है। दिग्विजय बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है और गायत्री को ढूंढता है तो देखता है कि गायत्री नीलम, मिठी और अग्नि के साथ बैठकर खाना खा रही है। दिग्विजय को गायत्री को खाने की बिच से उठाना सही नहीं लगता है तो वो महेंद्र जी को देखने लगता है, लेकिन उसे महेंद्र जी भी कहीं नजर नहीं आते हैं। दिग्विजय वापस से मुड़कर खनक के पास आता है तो देखता है कि खनक खुद से दोनों हाथों से ग्लास पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो दिग्विजय खुद जल्दी से आकर उसके होंठ से पानी का ग्लास लेकर उसके होंठों के करीब करते हुए कहता है, दिग्विजय, अंदस को वो गायत्री खाना खा रही है तो हमें उसे खाने के बीच उठाना सही नहीं लगा और महेंद्र काका भी कहीं नजर नहीं आए। दिग्विजय बोला जा रहा था और खनक उसके होंठ से पानी पी रही थी। तभी दिग्विजय की नजर एकाएक खनक के मेहंदी लगे हौंथेली पर जाती है, जिस उसके होने वाले पति के नाम का एक जगह उसके नाम का डी लिखा हुआ था। उस डी को देख दिग्विजय के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। जैसे अभी अभी अंदर आए अग्नि और नीलम हैरानी से देख रहे थे। वही दिग्विजय को खनक को पानी पिलाते हुए महेंद्र जी भी बाहर से खिड़की के जरिए देख रहे थे। 24 ये किसका नाम लिखा है हमारे हाथों में? नीलम, अग्नि दिग्विजय को मुस्कुराते हुए देख हैरान थे, क्योंकि दिग्विजय बहुत कम ही मुस्कुराता था। उसका मुस्कुराना जैसे कि बरसों के प्यासे को पानी का मिलन होता था। और अभी जिस तरह से दिग्विजय खनक के पीछे खड़ा उसे पानी पिलाते हुए मुस्कुरा रहा था, ये चीज तो नीलम और अग्नि को शौक देने जैसा था। तो वही खिड़की के बाहर से दिग्विजय को खाना को पानी पिलाते हुए देख रहे हैं महेंद्र जी के दिल में एक आश उठती है कि काश ऐसा होता कि अर्नव की जगह खनक का होने वाला पति खुद दिग्विजय होता। खनक को जो महेंद्र जी इतने सालों तक छुपाते चल रहे थे, अगर दिग्विजय उसका पति होता तो खनक को किसी से छुपाने की कोई जरूरत ही ना होती, क्योंकि दिग्विजय इतना काबिल है कि वह खुद ही सब कुछ संभाल लेता। खनक जब पानी पी लेती है तो वह दिग्विजय की तरफ देखकर अपने सर को हिलाते हुए हाँ का इशारा करती है कि उसने पानी पी लिया। दिग्विजय गिलास को नीचे रखता है और मुड़कर खनक को देखता है तो उसके होठों के पास पानी की बूंद को देखकर दिग्विजय अपनी उंगली आगे कर खनक के होठों से उस पानी की बूंद को हटा लेता है। वह पानी की बूंद एक मोती के शेप में दिग्विजय की उंगली में ठहर सी जाती है। तभी गायत्री वहां आकर खनक को खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है। खनक मुड़कर दिग्विजय को देखकर अपनी पलकें झुकाती है, जैसे उसे पानी पिलाने के लिए थैंक यू कह रही है। अग्नि और नीलम भी दिग्विजय के पास आते हैं और उसे घर चलने के लिए कहते हैं। अग्नि और नीलम आगे बढ़ जाते हैं। दिग्विजय अभी उनके पीछे आते हुए अपनी उस उंगली को देख रहा था जिस पर खनक के होठों से ली हुई पानी की बूंद ठहर सी गई थी। दिग्विजय उस पानी के बूंद को अपने लिबों से छू लेता है। दिग्विजय नीलम, अग्नि और मीठी को लेकर घर आ जाता है। सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि सभी महेंद्र जी के घर से खाना खाकर आए थे। और दिग्विजय बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसके दिल में एक बेचैनी से हो रही थी, क्योंकि कल ही खनक की शादी थी और यह बात दिग्विजय के दिल में एक टीस सी उठा रही थी। जाने क्यों उसके होठों से मुस्कान भी नहीं जा रही थी और दिल में बेचैनी भी बढ़ रही थी। दिग्विजय को आज भी ऐसा मन करता है जैसे वह जाकर खनक को देखाए, उसके माथे को चुम ले, लेकिन वह रोज रोज ऐसे जा नहीं सकता था और क्या पता खाना जग रही होगी। दिग्विजय के होठों पर खनक के साथ बताए पलों को याद कर मुस्कुराहट भी थी और खनक कल किसी और की हो जाएगी इस बात से बेचैनी भी थी। दिग्विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल उसका दिल कहता कि महेंद्र जी से खुद कह दे कि खनक उसकी है, लेकिन दूसरे ही पल महेंद्र जी की इज्जत के बारे में सोचकर दिग्विजय अपने दिल में उठ रहे जज्बात को दबा लेता है। दिग्विजय कुछ देर अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करता है, कभी इस करवट तो कभी उस करवट बदल कर दिग्विजय सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब उसे नहीं होता है तो वह उठकर अपने बेड साइड ड्रॉवर से एक फोटो फ्रेम निकलता है और उसे देखता है। उसमें एक 15 साल की लड़के की गोद में एक 3 साल की लड़की की प्रिंसेस वाली ड्रेस में फोटो थी। उस फोटो को देख दिग्विजय अपने बालकनी में जाता है और उसे छूते हुए कहता है, धारा आप साथ होती तो आज हमारे दिल में उठ रही है बेचैनियां ना होती, हम कैसे अपने इन बेचैनियों को चैन दे, आप ही बताएं। धारा आप क्यों नहीं है हमारे साथ, और आज जब हमें इतने सालों बाद किसी में आपका एहसास मिला है तो वह भी हमसे दूर जा रही है। हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें, लेकिन हमें यह एहसास उनसे क्यों हुआ कि वह आप है। आपको पता है कल उनकी शादी है, वह किसी और की अमानत है और हमारा दिल उनसे जुड़ना चाहता है, उन्हें अपना बनाना चाहता है।
लेकिन हम उनकी इज्जत भी तो यूं सरेआम रुस्वा नहीं करवा सकते। हम कैसे ऐसा कर सकते हैं, जरा बताएं। हम ऐसे किसी लड़की की इज्जत को भारी महफिल में कैसे रुस्वा कर सकते हैं। दिग्विजय की आवाज रुवासी होती जा रही थी तो वह उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और बालकनी में रखे आमचेयर पर बैठ जाता है। दिग्विजय अपनी आंखें बंद कर उस फोटो वाली बच्ची और खनक को अपनी बंद पलकों में बसाने लगता है। ऐसा करते हुए कब दिग्विजय की नींद लग जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। सुबह का वक्त, महेंद्र जी का घर 8 बजे। गायत्री उठकर बाथरूम में जा चुकी थी नहाने के लिए और उसने खनक को भी जागने के लिए आवाज दी थी। खनक अलसाई सी गायत्री से कहती है, हाँ हम उठ रहे हैं। नयल दुल्हन को भी इतनी जल्दी कोई उठाता है भला। कहते हुए खनक एक बार फिर से करवट बदलकर पिल्लों को अपने सीने से लगाकर सो जाती है। गायत्री जो कुछ देर बाद नहाकर बाहर आती है तो वह खनक को फिर से सोते देख उसे सोने देती है ताकि अगर अभी खनक को आराम करने ना मिले तो बाद में उसे फिर परेशानी होगी। गायत्री बाहर को चली जाती है। सुबह के 10 बजे अचानक ही खनक की नींद खुलती है। वह अपनी आंखें मालते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे और मेहंदी सारे बिस्तर पर गिरी हुई थी, मतलब इसकी मेहंदी सूखकर रंगत ले चुकी थी। खनक अपने हाथों में लगी मेहंदी को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखते हैं जो रचकर काली रंगत ले चुकी थी। लेकिन उसकी नजरें एक जगह जाकर रुक जाती है और वह थी हौंथेली के बीच में हॉट शेप में दिग्विजय के नाम का। खनक देखकर चौंकते हुए कहती है, ये किसका नाम है? हमारे हॉन्ट पर तो इनका नाम होना चाहिए था और इनका नाम तो ए से शुरू होता है। फिर यह खनक कुछ पल को याद करती है जब नीलम उसके हाथ में अर्नव का लिख रही थी, लेकिन उस वक्त दिग्विजय के वहां आ जाने से नीलम के हाथ से वह कौन हिल गया था। खनक वह पल याद करके अपने सर पर हाथ मार लेती है और उस नाम को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन क्या रची हुई मेहंदी से लिखा नाम कभी इतनी आसानी और इतनी जल्दी मिटता है? नहीं नाल। तो खनक के साथ भी ऐसा ही था। खनक उस नाम को मिटा मिटा कर थक चुकी थी, लेकिन उसके हाथ पर रचा वह नाम मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। खनक मेहंदी का कौन उठाकर उस नाम के ऊपर से अर्नव का लिखने लगती है, लेकिन तब भी जो रंगत ले चुकी थी वह तो मिटाने वाली नहीं थी। तो वह मेहंदी से लिखा ये भी उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। खनक परेशान सी थी, तभी गायत्री आती है और उससे कहती है कि चल नहा ले, लेकिन खनक की बेचैन भरे चेहरे को देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो खनक जल्दी से अपना हाथ पीछे छुपाते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं, हम नहाने जा रहे हैं। कहते हुए खनक जल्दी से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ लगा देती है। अब खनक को समझ नहीं आ रहा था कि यह नाम किसका है और क्यों उसके हाथ पर उसके पति की जगह पर रच गया है। दिग्विजय के सामने अर्नव रावत पेंशन। सुबह की 11 बजे दिग्विजय अपने कमरे में बैठा हुआ था। नीलम उसके पास आकर उससे कहती है कि क्या आज आपको ऑफिस नहीं जाना? दिग्विजय नीलम को देखा है लेकिन उससे क्या कहे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो दिग्विजय बस हाँ में सर हिलाकर उठकर बाथरूम में चला जाता है। दिग्विजय के बाथरूम में जाने के बाद नीलम उसके लिए कपड़े निकाल कर बेड पर रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर में दिग्विजय नहाकर बाहर आता है और बेड पर रखे कपड़े पहनकर अपने कोट को लेकर नीचे चला जाता है। उसे भूख भी नहीं लगी थी। आज वह बिना नाश्ता किए ही हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। नीलम उसे रोकने के लिए आवाज देती रह जाती है, लेकिन दिग्विजय बिना कुछ सुने खोए हुए चला जाता है। अग्नि जो डाइनिंग टेबल पर बैठा अपना पेट पूजा कर रहा था, वह दिग्विजय को बिना कुछ कहे जाते देख नीलम से पूछता है, अंडस को क्या हुआ भाभी माँ, आप भाई को हॉस्पिटल जाने से रोक क्यों रही हैं? नीलम दरवाजे की तरफ देखते हुए अग्नि से कहती है, अंडस को, अरे हम तो आज ये बताना ही भूल गए जय को कि आज ही तो खनक की शादी है। तो जय हॉस्पिटल कैसे जा सकते हैं? और हमें देखो कितने पागल हैं कि हम खुद ही जय के लिए कपड़े भी निकाल कर दिए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। अग्नि अपने सर पर चपत मार लेता है और जल्दी से अपना फोन जो टेबल के ऊपर ही रखा था उसे उठाकर दिग्विजय को कॉल लगाने लगता है। दिग्विजय जो शेरा और ड्राइवर के बिना ही ऑफिस जाने के लिए निकल गया था, वहां ड्राइविंग करते हुए पूरे रास्ते बस यही सोच रहा था कि क्यों आखिर उसके साथ ऐसा हो रहा है। आज तक कितनी लड़की उसके आसपास आए हैं, लेकिन ऐसा एहसास उसे पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। दिग्विजय कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंचता जाता है और अपनी केबिन में चला जाता है। डॉक्टर श्रेया, जिसे डीन का पोस्ट दिया गया, वह दिग्विजय को कुछ रिपोर्टर्स और कुछ इमरजेंसी चीजों के बारे में बताने उसके कैबिन में आती है, जिसे देखकर दिग्विजय सामने की चेयर पर बैठने के लिए कहता है। श्रेया सारे फाइल्स टेबल पर रखकर सामने की चेयर पर बैठ जाती है और हल्की मुस्कान के साथ दिग्विजय को रिपोर्ट्स के बारे में बताने लगते हैं और हॉस्पिटल में क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी वह भी उसे समझने लगती है। लेकिन दिग्विजय का ध्यान उस पर था ही नहीं। जब डॉक्टर श्रेया देखती है कि दिग्विजय उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह उठकर जाकर दिग्विजय के कंधे पर हाथ रखती है और उससे पूछती है, अंडस को सर कुछ हुआ है क्या? आपका ध्यान कहाँ है? दिग्विजय को ऐसा लगता है जैसे कि वह खनक के साथ दगा कर रहा है। डॉक्टर श्रेया का हाथ वह जल्दी से अपने कंधे से हटता है और कहता है, अंडस को ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना काम कीजिए और आपको जो भी इक्विपमेंट मंगवाना हो आप मंगवा सकती है, मैं चेक साइन करके दे देता हूँ।
दिग्विजय ब्लैंक चेक साइन करके डॉक्टर श्रेया की ओर बढ़ा देता है और अपना कोट उठाकर कैबिन से बाहर जाने लगता है। डॉक्टर श्रेया जो दिल ही दिल में दिग्विजय को पसंद करती थी, उसे समझ में नहीं आता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि दिग्विजय ने उसका हाथ इस तरह से झटक दिया था। दिग्विजय वापस से रावत मेंशन आ जाता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कर रहा है। तभी नीलम और अग्नि जो कि तैयार होकर महेंद्र जी के घर जा रहे थे, उन्हें देख दिग्विजय पूछता है, अंडस को भाभी माँ अग्नि आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? नीलम दिग्विजय के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आपको याद नहीं है क्या आज खनक की शादी है? खनक की शादी सुनकर एक बार फिर से दिग्विजय की दिल में बेचैनी उठने लगती है। दिग्विजय से नीलम कहती है, अंडस को हमने आपको कितना कॉल किया लेकिन आपने कॉल रिसीव ही नहीं किया। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आप भी जाकर तैयार हो जाए, आप आ गए हैं तो हम साथ ही चलते हैं। दिग्विजय मना करना चाहता था लेकिन उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं था जो वह मना करता है। और फिर महेंद्र जी ने खास उसे खनक को आशीर्वाद देने के लिए कहा था, इसलिए उसे जाना ही था। तो दिग्विजय अपने कमरे की ओर चला जाता है और नीलम ने जो उसके कपड़े निकाल कर रखे थे उसे पहनकर कुछ देर में वापस आता है और नीलम और अग्नि के साथ महेंद्र जी के घर जाने के लिए निकल जाता है। जितनी देर वह पहुंचता है नीलम और अग्नि के साथ महेंद्र जी के घर, उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके दिल की धड़कन 100 की स्पीड से चल रही थी, ऐसा लग रहा जैसे उसका दिल सीने से निकाल कर बाहर आ जाएगा। शादी का मुहूर्त दोपहर के 2 बजे का था, जिसे अभी महेंद्र जी के घर पर हलचल मची हुई थी। हर कोई इधर से उधर भाग भाग कर शादी की सारी तैयारी कर रहा था। अभी ज्यादा वक्त नहीं था बारात के आने पर, इसलिए नीलम मीठी को लेकर वह खनक के कमरे की तरफ चली जाती है तो वहीं दिग्विजय और अग्नि महेंद्र जी के पास चले जाते हैं। महेंद्र जी जो अपने हाथों से मंडप के साथ सजावट कर रहे थे, वह दिग्विजय को देखकर अपना हाथ जोड़ लेते हैं तो दिग्विजय खुद भी हाथ जोड़ते हुए उनसे कहता है, अंडस्को काका अगर कोई काम हो तो हमें बता दीजिए, हम वह काम करने के लिए तैयार हैं। तो महेंद्र जी बस मंडप को सजाने के लिए दिग्विजय से कहते हैं। दिग्विजय अपने कोट को उतारकर शर्ट की स्लीव ऊपर करते हुए मंडप में फूलों को सजाने लगता है। महेंद्र जी के मन में अभी भी यही ख्याल आ रहा था कि काश उनकी खनक की शादी अर्नब से न होकर दिग्विजय से होती, दिग्विजय ही उनके खनक का होने वाला पति होता। दिग्विजय, अग्नि और महेंद्र जी तीनों मिलकर मंडप के साथ सजावट करते हैं। वही खनक जो बिल्कुल खिड़की के पास ही खड़ी किसी ख्याल में गुम थी, उसकी नजरें दिग्विजय पर चली जाती है तो उसे भी कल जो दिग्विजय ने उसे पानी पिलाया था और उसके बालों को समेटकर अपने रुमाल से बंधा था, वही पल उसकी नजरों के सामने घूमने लगती है। जहां अर्नब का ख्याल खनक के दिल में आना चाहिए था, वही खनक के दिल में भी दिग्विजय के ख्याल उमड़ रहे थे। देखते ही देखते दोपहर के 1:30 बजे बज गए और बारात भी आ गई। दिग्विजय खुद आगे बढ़कर बारात का स्वागत करता है क्योंकि उसे देखना था कि आखिर महेंद्र जी ने खनक के लिए किसे चुना है। वो अर्नब के पास जाकर उसे घोड़े से नीचे उतरने मदद करता है और अर्नब का चेहरा देखता है जो देखने में बहुत हैंडसम था, उसके जैसा ना सही लेकिन हैंडसम तो था। दिग्विजय को एक पल को जलन होती है कि आज उसके एहसासों को चुराने वाली खनक का होने वाला पति उसके सामने खड़ा है। खनक के चेहरे पर खून के छींटे। दिग्विजय को एक पल को जलन होती है कि आज उसके एहसासों को चुराने वाली खनक का होने वाला पति उसके सामने खड़ा है। दिग्विजय अपने सोच को दरकिनार कर अर्नब के गले में माला डालकर उसे गले से लगता है और अंदर लेकर जाता है। महेंद्र जी अर्नब के पिता और उसके ताऊ जी के गले में माला डालते हैं और उन्हें अपने गले से लगते हैं और उन्हें भी घर के अंदर लेकर जाते हैं। वहीं नीलम अर्नब की मां के गले में माला डालते हैं और उनसे गले मिलती है और जहां उन सबके लिए बैठने का इंतजाम किया गया था यानी कि मंडप के सामने ही उन्हें लेकर जाती है। बारात के आने पर गायत्री खनक जो चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी, उसे अर्नब के नाम से छेड़ने लगती है लेकिन खनक का ध्यान तो उसके हाथ पर रची मेहंदी से डी अक्षर पर लगी हुई थी। खनक के दिल में उस डी को लेकर असमंजस चल रहा था कि आखिर वह अक्षर डी किसके नाम का उसके हाथों पर रच गया है। अभी अभी मंडप में आए रघुबीर सिंह ठाकुर को देखकर अग्नि का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह खनक की शादी में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था इसलिए चुप रहता है। लेकिन रघुबीर सिंह अग्नि को देखकर भावुक हो जाते हैं क्योंकि आज उन्होंने कई सालों बाद अपने बेटे को अपने सामने देखा था। रघुवीर सिंह अपने बेटे को गले से लगाने की उम्मीद लिए उसके पास जाते हैं लेकिन अग्नि उनसे मुंह फेर कर दूर चला जाता है। रघुवीर सिंह चेहरा उदास हो जाता है जिसे देखकर गायत्री भी उदास हो जाती है। उसका सपना कि अपने भाई और पिता को एक साथ देखना शायद सपना ही रहने वाला था। दिग्विजय भी रघुवीर सिंह को अपने सामने देख वहां से हट जाता है ताकि खनक की शादी में उसकी वजह से कोई अड़चन न आए। शादी का मुहूर्त होने में अभी वक्त था तो पंडित जी दूल्हे को बुलाकर उसके साथ कुछ पूजा करते हैं, जिसके बाद वरमाला का वक्त होता है तो दुल्हन को बुलाया जाता है। महेंद्र जी गायत्री को खनक को लेकर आने के लिए कहते हैं और गायत्री भी चली जाती है खनक को लेने और कुछ देर में खनक को लेकर सीढ़ियों से उतरती है। लाल जोड़े में खनक क्या खूबसूरत लग रही थी।
खनक ने रेड कलर की शादी का जोड़ा पहना था, उस पे ब्राइडल हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी, नाक में बड़ा सा नथ, मांग में मांग टिका, हाथों में भरी हुई रेड कलर की चूड़ियां, साथ में कलीरे, पैरों में पायल, सर पर घूंघट। खनक अब तक की सबसे खूबसूरत और क्यूट दुल्हन लग रही थी। गायत्री खनक को मंडप में अर्नव के पास लाकर खड़ा कर देती है। पंडित जी अंडस को, जजमान जयमाला का समय हो गया है, इन्हें जयमाला दीजिए। अर्नव की मां पंडित जी की बात सुन मंडप के सामने खड़ी लड़की से कहती है अंडस को, दीपाली बेटा भाई और भाभी को जयमाला दो। दीपाली जो अर्नव की बहन थी वह जी मां बोलकर अर्नव और खनक को जयमाला देती है और पंडित जी दोनों को वो माला एक दूसरे को पहनाने के लिए कहते हैं। दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला डालते हैं। जयमाला डालते ही सभी उन दोनों पर फूल बरसाने लगते हैं। महेंद्र जी और दिग्विजय खनक और अर्नव के पीछे खड़े थे। महेंद्र जी के आंखों में नमी थी। आज इतने नाजों से पाली हुई बच्ची को अपनी मजबूरी के कारण इतने जल्दी किसी और को सौंपना पड़ रहा था। महेंद्र जी अपनी आंखें बंद कर अपने सर को ऊपर उठाकर आसमान की ओर कर अपनी आंखें खोलकर देखते हुए अपने मन में कहते हैं, हमें माफ कर देना धैर्य धानी, हमने वादा किया था हम आपकी बच्ची को सदा अपने साए में रखेंगे, लेकिन आज उन्हें किसी और सौंप रहे हैं। पंडित जी बाकी की शादी की रस्में शुरू करते हैं और दोनों को अपने अपने स्थान पर बैठने को बोलते हैं। फिर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, फिर दोनों का गठबंधन करने के लिए बोलते हैं। गायत्री आकर दोनों का गठबंधन करती है। फिर पंडित जी दोनों को फेरे के लिए खड़े होने को बोलते हैं। दोनों फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए दोनों को फेरे शुरू करने के लिए कहते हैं। दिग्विजय से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे खनक उससे दूर नहीं जा रही है बल्कि उसकी धरा उससे दूर जा रही है। अर्नव पहला फेरा लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है तो दिग्विजय अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर थोड़ा साइड हट जाता है और तभी बैंग बैंग की आवाज के साथ दो गोली आकर अर्नव के सर पर लगती है और अर्नव उसी वक्त भगवान को प्यारा हो जाता है। अर्नव को जो सर पर गोली लगी थी वो खून के छींटे सीधे उसके पीछे फेरे लेने के लिए खड़ी खनक के चेहरे पर लगती है और खनक का चेहरा खून की छींटों से भर जाता है। अपने सामने अपने होने वाले पति को इस तरह से अचानक मरते देख खनक अपनी जगह पर जड़ रह जाती है। विधवा या विवाहित, अर्नव को जो सर पर गोली लगी थी वो खून के छींटे सीधे उसके पीछे फेरे लेने के लिए खड़ी खनक के चेहरे पर लगती है और खनक का चेहरा खून के छींटों से भर जाता है। अपने सामने अपने होने वाले पति को इस तरह से अचानक मरते देख खनक अपनी जगह पर जड़ रह जाती है। दिग्विजय अर्नव के मरने से इधर उधर देखने लगता है, तभी उसकी नज़र उससे कई दूर एक पंडाल के सामने राइफल लिए खड़े एक आदमी पर जाती है। दिग्विजय कुछ करता उससे पहले ही तीसरी बार बैंग की आवाज आती है जो कि तीसरी गोली दिग्विजय के सीने पर चलाई गई थी। दिग्विजय को आकर वह गोली लगती उससे पहले ही अग्नि दिग्विजय को वहां से हटा देता है और खुद भागते हुए उसे आदमी को पकड़ने के लिए जाता है। वह आदमी भी अपनी राइफल छोड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन अग्नि और काली मिलकर उस आदमी को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। महेंद्र जी जो दिग्विजय के पास खड़े थे उनकी नज़र खनक को देख रही थी। वह ऊपर चढ़कर मंडप में आते हैं और खनक का चेहरा अपनी ओर घूमते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि खनक पत्थर की मूर्ति बन गई है। महेंद्र जी के लाख बुलाने पर भी खनक के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। और जब महेंद्र जी खनक का चेहरा पकड़कर अपनी ओर घुमाते हैं तो भी खनक ऐसे उनकी ओर देखती है जैसे कि अभी उसकी आंखें एक ही जगह पर देख रही हो। अर्नव के पास आकर उसे हिलाते हुए रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। जो इंसान एक बार मर जाए उसे दोबारा कैसे उठाया जाए या जिंदा कर सकते हैं। खनक की नजरें नीचे पड़े अर्नव के पार्थिव शरीर को ही देख रही थी। पल भर में क्या से क्या हो गया था। कहाँ सभी खनक की डोली उठने का इंतजार कर रहे थे तो अब अर्नव की अर्थी उठने वाली थी। वहां हरिद्वार के बाहर से शादी में शामिल होने आए एक आदमी कुलकर्णी जी से कहता है, इसको अब रोकर क्या फायदा। कुलकर्णी जी इस हादसे के जिम्मेदार है आपके हरिद्वार के मालिक दिग्विजय रावत और ये मनहूस लड़की। खनक को उंगली दिखाते हुए उस आदमी ने कहा, आपके मालिक के कई दुश्मन हैं, ये जानते हुए भी ये इस शादी में शामिल होने चले आए। इसका नतीजा देखो, आपने अपना जवान बेटा खो दिया और इस लड़की ने अपना होने वाला पति। उसी आदमी ने फिर से दिग्विजय और खनक पर उंगली उठाते हुए कहा। दिग्विजय बस उन लोगों की बातें सुन रहा था, उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। आज तक उसकी इज्जत करने वाले लोग आज उसे ही एक इंसान के मरने की जिम्मेदार मान रहे थे। तभी कुलकर्णी जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उस आदमी से कहा, अब अगर भगवान ने हमारे नसीब में यही लिखा है तो इसमें मालिक क्या कर सकते हैं, आप चुप हो जाए। अब कुलकर्णी जी के उस आदमी को चुप कराने पर एक औरत जो खनक की हल्दी में शामिल थी उस औरत ने नीलम की तरफ देखते हुए कहा, को कैसे चुप रहे, बताया आपको उस दिन हमने कहा था महेंद्र काका की मालकिन एक विधवा है और उनका साया खनक बिटिया की आने वाली नहीं जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उस दिन आपने हमें चुप करवा दिया और आज देखिए खनक बिटिया पर भी वही मनहूसियत छा गई है। खनक बिटिया को अब लोग मनहूस कहेंगे। मनहूसल
मालकिन एक विधवा होने के बाद भी खनक बिटिया की हल्दी की रस्म में शामिल हुई और उसके बाद खनक बिटिया की मेहंदी की रस्म में सिर्फ शामिल ही नहीं हुई बल्कि खुद ही खनक बिटिया के हाथों में मेहंदी रचाई है मालकिन ने। और अब जब खनक बिटिया को मनहूस कहा जा रहा है तो आप महेंद्र काका चाहे जितना भी दहेज दे दे, लेकिन अब मंडप में होने वाले पति के मरने के बाद कोई भी लड़का उस लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा जिसका होने वाला पति मंडप में मारा गया हो। फेरे लेते हुए अगर दुल्हा मर जाए तो आप इसे विवाहित कहेंगे या फिर विधवा कहिए ना मालिक, आप इसे क्या कहेंगे? एक औरत ने दिग्विजय को देखते हुए कहा। दिग्विजय जिसने अभी अपना सर झुका रखा था वह झटके में अपना सर ऊपर कर उस औरत को देखने लगा। शादी के बाद अगर पति को कुछ हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मंडप में ही होने वाला पति मर जाए तो लड़की क्या कहलाएगी, विधवा या विवाहित कहिए ना मालिक। एक और आदमी ने दिग्विजय से कहा, हम लड़का चुनकर लड़की से कहते हैं कि तुम्हारी शादी इससे होने वाली है तो लड़की उस लड़के के सपने देखने लगती है। अगर दूल्हा मंडप में मर गया तब क्या किया जाए? उसे भगवान का आदेश समझा जाए या किसी की मनहूसाई का असर माना जाए? वहां मौजूद सभी कुछ न कुछ कह रहे थे और इन सब में नीलम, दिग्विजय और खनक तीनों को ही अपनी बातों से तीर चुभो रहे थे। नीलम तो अब सच में मान रही थी खनक की जिंदगी जो आज इस तरह से बर्बाद हुई है उसी के मनहूस साय की वजह से ही हुआ है। उसे खनक की हल्दी मेहंदी शादी के किसी भी रस्म में नहीं आना चाहिए था। नीलम दिग्विजय की और अपने आंसू भरे नजरों से देखती है तो दिग्विजय एक पल को अपने सर को नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसी ने ही तो कहा था कि नीलम ना तो सफेद साड़ी पहनेंगी और ना ही विधवाओं जैसी रहेगी। एक औरत ने और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दिग्विजय ने गरजती हुई आवाज में सबसे कहा, अंडस को बस कीजिए आप सब। दिग्विजय और खनक की शादी। एक औरत ने जैसे और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दिग्विजय ने गरजती हुई आवाज में सबसे कहा, अंडस को बस कीजिए आप सब। क्या मनहूस और विधवा लगा रखा है आप सब ने? क्या एक विधवा को जीने का हक नहीं है? क्या एक लड़की अपनी मर्जी से विधवा बनना चुनती है? नहीं, एक लड़की अपने हाथों से अपना श्रृंगार कभी नहीं उतारती। आप जैसे लोग जो खुद को समाज मानता है, आप जैसे लोगों की सोच की वजह से एक लड़की को अपने पति के मरने के बाद अपना श्रृंगार उतारना पड़ता है। माँ बाप भाई बहन, अगर घर पर कोई मर गया तो किसी से कोई रंग नहीं छीना जाता, लेकिन अगर गलती से लड़की का पति मर गया तो लड़की को तरह तरह की गलियों और कई ऐसे नामों से नवाजा जाता है जो शायद लड़की ने पहले कभी सुना भी न हो। और ये सब सुनने और सहने के लिए लड़की खुद अपने पति को मार कर विधवा नहीं बनती, उसे पति के मरने के बाद जबरदस्ती विधवा बनाया जाता है और उससे वो सारे रंग छीन लिया जाता है जिसे पहनकर कभी वो लड़की खिलखिलाकर हंसा करती थी। क्यों? ऐसा तो एक मर्द के साथ कभी नहीं किया जाता। पत्नी मर गई, 2 दिन उसके याद में आंसू बहा दिया और तीसरे सब कुछ नॉर्मल है। मर्द से तो उसके रंग नहीं छीने जाते, ना उसे मनहूस कहा जाता है, बल्कि उसके लिए दूसरी शादी कराने के लिए लड़की खोजी जाती है, ये कहकर कि उसके आगे इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, वो इस जिंदगी को आगे अकेले कैसे गुजारेगा। ऐसा लड़की और औरतों के साथ नहीं किया जाता। पति मरा नहीं कि उसे जबरदस्ती घसीट कर ला कर सबके सामने बैठा दिया जाता है और उस लड़की से उसकी सुहागन होने की सारी चीजें छीनकर सफेद साड़ी थमा दी जाती है, ये कहकर कि अब यही तुम्हारा मुकद्दर है। उसके बाद वो लड़की किसी शुभ काम में चली जाए तो उसके आने से वो शुभ काम अशुभ हो जाता है। वो किसी रंगीन लिबास को नहीं पहन सकती है। क्यों? क्योंकि उसका पति मर गया है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? 2 नियम क्यों बनाए गए हैं? पत्नी मरी तो मर्द के लिए अलग नियम की मर्द अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकता है, लेकिन वहीं अगर पति मर गया तो लड़की को एक सफेद साड़ी पहनाकर घर की 4 दीवारी में कैद कर दो, ये कहकर कि अब तुम्हारा घर के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। दिग्विजय ने ये सब नीलम को देखते हुए कहा था। नीलम की आंखों में आंसू छलक आए थे। उसे वो दिन याद आ रहा था जब ऐसे ही कुछ 5-6 औरतों ने मिलकर उसके पति के मरने के बाद उसके पति के शव के सामने ही नीलम की रोने के बाद भी उसे जबरदस्ती आंगन के बीच में बैठाकर उसके माथे से उसके पति के नाम का सिंदूर और सिंग को पानी डालकर धोया था और उसके हाथों से उसके सुहाग की चूड़ियों को उतार कर फेंक दिया था और उसे एक सफेद साड़ी पहनकर यह कहा था कि वह अब एक विधवा है। आप लोगों को अगर नियम बनाना है तो एक नियम बनाए, औरत हो या मर्द दोनों को एक ही नज़र से देखिए, वो भी इंसान है, उन्हें भी हमारी तरह जीने का हक है। दिग्विजय ये कहने के साथ उसका ध्यान महेंद्र जी के पास मूर्ति बनी खड़ी खनक पर चली गई। दिग्विजय खनक को देखते हुए मंडप में चढ़ता है और खनक के पास खड़े महेंद्र जी को थोड़ा सा साइड हटाकर खनक का घूंघट का छोर जो अर्नव के कंधे पर रखे कपड़े से गठबंधन के रूप में मिलाकर बंधा गया था उसे खोलकर अपने कंधे पर रखता है और गायत्री जो अभी नीलम को संभाल रही थी उसे आवाज देकर अपने पास बुलाकर कहा, अंडस को इस कपड़े को खनक के दुपट्टे के साथ गठबंधन करो। गायत्री कुछ देर तो बस दिग्विजय का मुंह देखती रह जाती है, इसे बांधो गायत्री। दिग्विजय जब दोबारा से अपने शब्द दोहराता है तो गायत्री जल्दी से खनक के घूंघट के छोर के साथ दिग्विजय के कंधे पर रखे कपड़े के साथ गठबंधन करती है। दिग्विजय ने खनक को अपने गोद में उठाकर पंडित जी से कहा, पंडित जी फेरे के लिए मंत्र पढ़िए।
पंडित जी फेरे शुरू करते हैं। खनक जो अपने होश में नहीं थी, इसलिए सातों फेरे के वचन दिग्विजय खुद ही खाता है। दिग्विजय को खनक से शादी करते देख अब तक जी नीलम की आंखों में दुख के आंसू थे, वहीं अब नीलम की आंखों में दिग्विजय को उसके प्यार को पाने की, उसके प्यार को सबके सामने हक से उसे गोद में उठाकर शादी करते देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नीलम जो अब तक किनारे खड़ी थी वह अब मंडप के पास आ गई थी। फेरे खत्म होने के बाद दिग्विजय खनक को उसके स्थान पर बैठाकर खुद भी अपने स्थान पर बैठ गया। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और फूल और चावल की कुछ अक्षत दिग्विजय के हाथ में देते हुए उसे हवन कुंड में डालने के लिए कहा। दिग्विजय पंडित जी की कहे अनुसार खनक का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ अपने नीचे रख अपने हाथ को उसके नीचे पकड़ने के लिए रखकर हवन कुंड में वह फूल और अक्षत के चावल डालने लगता है। ऐसे ही करते हुए सारे मंत्र के साथ दिग्विजय खनक के फूल और चावल के अक्षत हवन कुंड में डालता है। पंडित जी कन्यादान करने की विधि को पूरा करने के लिए खनक के माता पिता को आगे आने के लिए कहते हैं। तभी सबकी नज़र पिलार के पास तप्त खड़े महेंद्र जी पर जाती है। महेंद्र जी पंडित जी की बात सुनकर अपनी नज़रें घुमाकर उन्हें देखते हैं। महेंद्र जी के चेहरे पर एक अलग सा दर्द नजर आ रहा था, जिसे महेंद्र जी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। महेंद्र जी हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर खनक और दिग्विजय के पास आते हैं और खनक का हाथ पकड़कर दिग्विजय के हाथ के ऊपर रखते हैं। कन्यादान की विधि के अनुसार वह दूध को खनक और दिग्विजय के हाथ में गिराते हैं और विधि पूरी होने पर उन्हीं के पास खड़े होकर दोनों के सर पर अपना हाथ रखते हैं। फिर पंडित जी ने दिग्विजय को खनक के मांग में सिंदूर भरने के लिए उसके आगे सिंदूर रखा थाल बढ़ाते हुए कहा अंडस्को। तब नीलम आगे आकर खनक के सर से उसका घूंघट हटाती है और उसके मान से मान टीके को हटाकर दिग्विजय को सिंदूर भरने के लिए जगह देती है। तो दिग्विजय थाल से सिंदूर एक चुटकी उठाकर खनक के मांग में भर देता है। फिर उसी थाल से मंगलसूत्र उठाकर खनक के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, जिसके बाद पंडित जी ने सबसे यही कहा अंडस्को कि अब दिग्विजय और खाना पति पत्नी बन गए हैं तो उन्हें जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दिग्विजय खनक का हाथ पकड़कर अपने स्थान से खड़ा होता है, लेकिन खनक तो अभी भी वैसे ही अपने स्थान पर बैठी हुई थी। तो नीलम खनक के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे सहारा देकर खड़ा करती है। खनक खड़ी हो जाती है तो दिग्विजय खनक का हाथ पकड़े उसे महेंद्र जी के पास लेकर आता है और खनक को हल्का झुकने के लिए कहकर खुद भी झुककर महेंद्र जी का आशीर्वाद लेता है। लेकिन जैसे ही महेंद्र जी के पैर दोनों छूते हैं, लेकिन महेंद्र जी दोनों के सर पर हाथ नहीं रखते तो गायत्री आकर महेंद्र जी को हिलाती हुई कहती है काका आशीर्वाद दीजिए। लेकिन गायत्री के हिलाने से महेंद्र जी मंडप से नीचे की ओर गिर जाते हैं। अंडस्को खनक खनक नहीं है। खनक को दिग्विजय हल्का झुकने के लिए कहकर खुद भी झुककर महेंद्र जी का आशीर्वाद लेता है, लेकिन दोनों के महेंद्र जी के पैर छूने पर भी महेंद्र जी दोनों के सर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं रखते। तो गायत्री आकर महेंद्र जी को हिलाती हुई कहती है अंडस्को काका आशीर्वाद दीजिए। लेकिन गायत्री के हिलाने से महेंद्र जी मंडप से नीचे की ओर गिर जाते हैं। महेंद्र जी को पीछे की ओर गिरते देख इतनी देर से चुप खड़ी खनक की चीख निकल जाती है अंडस्को दादू। महेंद्र जी को नीचे गिरते देख दिग्विजय, अग्नि, नीलम, गायत्री और रघुवीर सिंह सभी महेंद्र जी के पास भाग कर आते हैं। दिग्विजय महेंद्र जी के पास पहुंचकर उनके सर को उठाकर अपने गोद में रखते हुए उनके चेहरे पर हाथ थपथपाते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन महेंद्र जी अब तक बेहोश हो चुके थे। खनक महेंद्र जी के पास बैठी रोते हुए उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। पल भर में उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई थी। जिससे पहले शादी होने वाली थी वह मंडप में मर चुका था, जो अनजान था उसके लिए उससे अब शादी हो चुकी थी। और उसके दादू जो पूरी दुनिया में उसके लिए सिर्फ वही एक अपने थे, वह अभी उसके सामने बेहोश हो चुके थे। खनक महेंद्र जी के गाल पर अपने हाथ रख रोते हुए कहती है अंडस्को दादू दादू उठो ना दादू, क्या हुआ आपको दादू, उठो ना दादू। दिग्विजय कुछ सोचकर महेंद्र जी के नाक पर अपनी उंगली रखकर देखता है तो उनकी सांसों की गर्मी दिग्विजय के उंगली पर पड़ती है, लेकिन सांसें धीमी चल रही थी। जिससे दिग्विजय सबको दूर हटाकर जल्दी से अग्नि को अपनी मदद के लिए बोलता है और महेंद्र जी को उठाकर बाहर जाने लगता है। खनक भी सबके पीछे बदहवास सी जाने लगती है। उसे अभी अपना कोई होश नहीं था। उसका घूंघट और दिग्विजय के कंधे पर रखा हुआ गठबंधन का कपड़ा नीचे लेटाते जा रहा था और खनक की आंखों से बस आंसू की धारा ही बह रही थी। दिग्विजय और अग्नि महेंद्र जी को कार के बैक सीट पर लिटाकर जल्दी से आगे आते हैं। दिग्विजय ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है और अग्नि पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है, जिससे दिग्विजय किसी की परवाह किए बिना महेंद्र जी को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। दिग्विजय कार ड्राइविंग करते हुए अपने पॉकेट से फोन निकलता है। फोन पर डॉक्टर श्रेया का नंबर डायल करता है। कुछ रिंग जाने के बाद जब डॉक्टर श्रेया कॉल रिसीव करती है तो दिग्विजय ने हड़बड़ाते हुए डॉक्टर श्रेया से कहा अंडस्को डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर रेडी कीजिए जल्दी, कहकर दिग्विजय डॉक्टर श्रेया को कुछ भी पूछने का मौका दिए बिना ही कॉल कट कर देता है। इधर जब तक खनक दरवाजे तक पहुंचती है तब तक दिग्विजय की कार जा चुकी थी, जिससे अब खनक क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अभी बस अपने दादू के पास जाना था।
खनक पीछे घूमकर देखती है, तब तक नीलम भी खनक के पास आ जाती है। खनक ने नीलम का हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को मुझे मुझे मेरे दादू के पास जाना है। वो चले गए, मुझे लेकर नहीं गए, मुझे मेरे दादू के पास जाना है। हाँ हाँ हम अभी चल रहे हैं, तुम परेशान मत हो, महेंद्र काका को कुछ नहीं होगा। नीलम के कहने तक काली कार लेकर उनके पास आकर कार रोकता है। नीलम खनक को लेकर बैक सीट पर बैठ जाती है। गायत्री भी उनके साथ आकर बैक सीट पर बैठ जाती है। रघुवीर सिंह अपनी कार से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गए थे। खनक की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरे रास्ते उसकी आंखों से बस आंसू की धारा ही बह रही थी। उसे अपने और महेंद्र जी की बीते हुई पल याद आ रही थी। दिग्विजय हॉस्पिटल के आगे अपनी कार रोकता है और जल्दी से कार से निकलकर दिग्विजय महेंद्र जी को निकालने के लिए बैक सीट की तरफ जाता है। उतने में अग्नि कार से निकलकर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर की ओर भागता है और दिग्विजय के महेंद्र जी को कार से बाहर निकालने तक स्ट्रेचर लेकर नर्स और वार्ड बॉय के साथ आता है। डॉक्टर श्रेया भी उसके साथ होती है। दिग्विजय के कहने पर अब तक डॉक्टर श्रेया ने ऑपरेशन थिएटर रेडी करवा दिया था। अग्नि दिग्विजय के पास आकर महेंद्र जी को संभाल कर उठाता है और उसके साथ वार्ड बॉय भी मिलकर महेंद्र जी स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। डॉक्टर श्रेया जल्दी से आगे आकर महेंद्र के नब्ज चेक करती है और साथ स्टेथोस्कोप महेंद्र जी के दिल की धड़कन भी जो आप धीमी और धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर श्रेया ने कहा, अंडस्को इनकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है, इन्हें जल्द से जल्द इमरजेंसी में लेकर चलो और डॉक्टर अभिषेक को अभी कॉल करो, इन्हें हार्ट अटैक आया है। महेंद्र जी को इमरजेंसी में ले जाया जाता है और एक नर्स जल्दी से रिसेप्शन पर रखे फोन उठाकर डॉक्टर अभिषेक को कॉल करती है। डॉक्टर अभिषेक जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, वह अभी राउंड पर निकले थे। फोन रिंग करने पर कुछ रिंग जाने के बाद डॉक्टर अभिषेक कॉल रिसीव करते हुए कहते हैं, अंडस्को हेलो। नर्स ने कहा, अंडस्को डॉक्टर इमरजेंसी केस आया है, पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, आप जल्दी से इमरजेंसी में आए। डॉक्टर अभिषेक को के कहकर फोन रख देते हैं। दिग्विजय और अग्नि इमरजेंसी वार्ड के बाहर इमरजेंसी लाइट जो जल रही महेंद्र जी के अंदर जाते ही जला दी गई थी, उसे बेचैनी से देख रहे थे। तभी सामने से एक शख्स जो सफेद कोट पहने हड़बड़ी में दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसे पर दिग्विजय और अग्नि की नजर जाती है। दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसे शख्स को देखते हैं। वह सबसे दौड़कर आते हुए वह सीधे इमरजेंसी वार्ड के अंदर चला जाता है। ये शख्स और कोई नहीं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव थे, जिन्होंने आज ही हॉस्पिटल हार्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। दिग्विजय और अग्नि डॉक्टर अभिषेक के इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाने पर उस ओर ही देख रहे थे। तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट पीछे से आती हुई सुनाई देती है। जब दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं तो वहां नीलम, खनक, गायत्री और उनके साथ ही रघुवीर सिंह भी आते हुए नजर आते हैं। अभी अग्नि और दिग्विजय दोनों ने ही रघुवीर सिंह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। दिग्विजय को अपने सामने देखने के बाद खनक, जो अब तक बदहवास सी चलकर आ रही थी, वह जल्दी से भागकर दिग्विजय के पास आती है और उससे पूछती है, अंडस्को मेरे दादू कहाँ है मेरे दादू ठीक है न? दिग्विजय खनक को उसके कंधे से पकड़कर सामने लगी चेयर पर बिठाते हुए कहता है, अंडस्को महेंद्र काका अंदर है और उनका ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, महेंद्र काका का कुछ नहीं होगा। महेंद्र जी अंदर वार्ड के बेड पर बेजान से पड़े हुए थे। वही डॉक्टर महेंद्र जी के हाथों में पल्स रेट मशीन लगा रहे थे और इसके साथ ही महेंद्र जी के चेस्ट पर चिप लगा रहे थे, जिससे उनकी हार्ट रेट अच्छे से पता चल सके। वही डॉक्टर ने महेंद्र जी के चेस्ट पर चिप लगाने के बाद उनके बगल में रखी हुई मशीन पर देखा, जिस पर उनके हार्ट रेट गिरते जा रहे थे। डॉक्टर महेंद्र जी को देखकर समझ चुके थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, फिर भी बिना कोशिश किए कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर महेंद्र जी के हार्ट रेट पर कोई सुधार नहीं आता है, बल्कि वह लगातार गिरती जा रही थी। तभी डॉक्टर देखते हैं कि महेंद्र जी को धीरे धीरे होश रहा है। महेंद्र जी अपनी आंखें खोलते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़कर उनसे कहते हैं, अंडस्को मुझे मालिक से बात करनी है। मालिक का नाम लेने पर डॉक्टर महेंद्र जी को देखते हुए पूछता है, अंडस्को यह मालिक कौन है? डॉक्टर श्रेया, जो डॉक्टर अभिषेक के साथ इमरजेंसी पर मौजूद थी, वह डॉक्टर अभिषेक को बताते हुए कहती है, अंडस्को जो शख्स इन्हें लेकर आए हैं उन्हें पूरा हरिद्वार मालिक कहता है और आप अभी मालिक के ही हॉस्पिटल में खड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक महेंद्र जी को ठीक है कहकर इमरजेंसी से बाहर आते हैं और वहां मौजूद सभी को देखते हुए पूछते हैं, अंडस्को आप सब में मालिक कौन है? डॉक्टर अभिषेक ने ऐसा इसलिए पूछा था क्योंकि जब महेंद्र जी को यहाँ लाया गया था तब डॉक्टर अभिषेक अपने राउंड के लिए निकले हुए थे। दिग्विजय डॉक्टर अभिषेक के पास आता है और उनसे कहता है, अंडस्को जी मैं हूँ, मालिक कहिए। डॉक्टर अभिषेक ने दिग्विजय से कहा, अंडस्को अंदर जो पेशेंट है उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे पीछे मुड़कर खान को देखा है, जो अब तक अपने चेयर से उठकर खड़ी हो गई थी। दिग्विजय वापस से डॉक्टर की तरफ मुड़ता है और उसे हाथ की इशारे से आगे चलने के लिए कहता है। दिग्विजय जब इमरजेंसी वार्ड के अंदर आता है तो देखता है महेंद्र जी मशीनों से घिरे हुए हैं। उन्हें देखकर दिग्विजय को बहुत बुरा लगता है कि अभी अभी तो उनकी खनक की उसके साथ शादी हुई और अभी महेंद्र जी इस तरह से हॉस्पिटल की बेड तक पहुंच गए हैं। दिग्विजय जाकर महेंद्र जी का हाथ पकड़ता है तो महेंद्र जी उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, मालिक
दिग्विजय हाँ मैं अपना सर हिलता है तो महेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं अंडस को आपको पता है मलिक, जब हमने आपको हमारी खनक को पानी पिलाते हुए देखा था तो हमारे मन एक आश जागी थी कि हमारी खनक की शादी अर्नव की जगह आपसे होती तो कितना अच्छा होता है। और देखिए हमारी खनक के मांग में आपने सिंदूर भरा है, लेकिन आपको एक बात कहे मालिक, हमारी खनक की जान को खतरा है, क्योंकि खनक खनक नहीं है। अगर खाना खनक नहीं है तो कौन है? देह संस्कार की विधि। महेंद्र जी ने अपनी उखड़ती सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा अंडस को आपको एक बात कहे मालिक, हमारी खनक की जान को खतरा है, क्योंकि खनक खनक नहीं है। खनक खनक नहीं है। उतना सुनते ही दिग्विजय महेंद्र जी के करीब पहुंचकर उसने कहा अंडस को खनक खनक नहीं है, इससे आपका क्या मतलब है? खनक कौन है, बताए हमें। महेंद्र जी की सांसें अब धीमी होती जा रही थी। महेंद्र जी अपनी रुकती हुई सांसों के साथ कहते हैं अंडस को खनक खनक धा। मशीन से बिप बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है और दिग्विजय के हॉर्न से महेंद्र जी का हॉर्न भी छूटकर नीचे गिर जाता है। एलओटी के दरवाजे पर खड़ी खनक सब देख रही थी। खनक धीमे कदमों से चलकर महेंद्र जी के पास आती है और उन्हें उठाते हुए कहती है अंडस को दादू उठिए ना, चलिए ना, हमें भूख लगी है, कुछ बना दीजिए ना, हमें भूख लगी है बहुत जोरों से, आपको पता है ना हमसे हमारी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो चलिए हमें कुछ बनाकर खाने के लिए दीजिए। खनक बार बार महेंद्र जी को हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार अगर कोई अपने शरीर को त्याग कर चला गया तो वह क्या दोबारा अपने शरीर पर वापस आता है? इसका जवाब है नहीं। तो आखिर महेंद्र जी कैसे वापस आते? महेंद्र जी के सब खनक के हिलने से बस हिलकर रह जाता, लेकिन वह अब कहाँ उठने वाले थे। दिग्विजय खनक के पास आता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है अंडस को खनक अब दादू नहीं रहे। दिग्विजय के महेंद्र जी के न रहने वाली बात कहने पर खनक बिल्कुल चुप हो जाती है, कुछ कहती नहीं है, बस चुप होकर दिग्विजय की सीने से लगी रहती है। दिग्विजय खनक को वैसे ही ओरती से लेकर बाहर आता है और अपने सर को इशारे में हिलाकर अग्नि और नीलम को बताता है कि महेंद्र जी अब नहीं रहे। अग्नि, नीलम, गायत्री, रघुवीर सिंह और काली सभी को खनक के लिए बहुत बुरा लगता है कि आज एक दिन में उसके साथ कितना कुछ हो गया है। नीलम आगे आकर खनक को अपने गले से लगा लेती है। खनक बिना कोई शुद्ध बुद्ध के बस दिग्विजय से नीलम के पास चली जाती है महेंद्र काका के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाए। नीलम ने खनक को अपने गले से लगाए उसके सर को सहलाते हुए दिग्विजय जैसे कहा। दिग्विजय ने अपनी नजरें उठाकर काली की तरफ देखा। काली दिग्विजय के नजरों को समझकर हाँ में अपना सर हिलाकर हॉस्टल से बाहर चला गया। दिग्विजय का दिल इस बात से कचोट रहा था कि आज जो अर्नव के साथ हुआ अगर वह खनक के साथ हुआ होता तो अगर मंडप में 1 इंच की दूरी से अर्नव की जगह खनक को गोली लगती होती तो क्या दिग्विजय खुद को माफ कर पाता या फिर वह खनक के बिना अपनी जिंदगी जी पाता। दिग्विजय के दिल में अभी यही द्वंद्व उठ रहा था कि उसने अपनी धारा को खो दिया था जिसे वह बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अब जो खनक उसकी धारा का एहसास ये उसकी जिंदगी में आई थी, क्या उसे खोकर दिग्विजय जी पाता? इसका जवाब था नहीं, क्योंकि खनक की उसकी जिंदगी में आने के बाद से दिग्विजय की सांस खनक के नाम से जो चलने लगी थी। दिग्विजय यही सब सो ही रहा था कि तभी काली ने उसके पास आते हुए कहा अंडस को मलिक, हमने डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, अब हमें महेंद्र काका को लेकर जाना होगा उनके दाह संस्कार के लिए। काली और कुछ वार्ड बॉय मिलकर महेंद्र जी के शव को स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल के बाहर लेकर आते हैं। हॉस्पिटल के बाहर ही एक एम्बुलेंस खड़ी थी जो महेंद्र जी की शव को लेकर खनक के घर जाने वाली थी। काली और वार्ड बॉय मिलकर महेश जी के शव को एम्बुलेंस में संभाल कर रखते हैं और काली एम्बुलेंस में महेंद्र जी के शव के साथ बैठ जाता है। दिग्विजय अग्नि और खनक को लिए भाभी माँ के साथ अपने घर की ओर बढ़ जाता है। रघुवीर सिंह और गायत्री उनके घर में आते हैं। सभी लोग खनक के घर जाते हैं जहां पर सारी रीति रिवाज के अनुसार महेंद्र जी के देह को संस्कार के लिए तैयार किया जाता है। कुछ देर में एम्बुलेंस महेंद्र जी के घर के बाहर आकर रुकती है। स्ट्रेचर से काली और अग्नि मिलकर महेंद्र जी के शव को बाहर लेकर आते हैं। एम्बुलेंस की आवाज सुनकर आसपास के जो पड़ोसी थे वह बाहर निकाल कर देखते हैं और महेंद्र जी को इस तरह लेकर आते देखते हैं। तुमको समझते देर नहीं लगती है कि अब महेंद्र जी नहीं रहे, तो वह सभी देह संस्कार की विधि में शामिल होने के लिए सफेद कपड़े पहनकर महेंद्र जी के घर आ जाते हैं। नीलम और गायत्री मिलकर खनक को अपने साथ उसके कमरे में लेकर जाती है। खनक जो बेसुध सी थी वह किसी की भी साथ कहीं भी चली जा रही थी, उसे अपना कोई शुद्ध नहीं था कि उसे कौन और कहां लेकर जा रहा है। गायत्री और नीलम उसे उसके कमरे में लेकर आती है जो कि महेंद्र जी की देह संस्कार की विधि के लिए उसका रहना जरूरी था, क्योंकि महेंद्र जी का खनक के सिवा और खनक का महेंद्र जी सिवा और कोई नहीं था, इसलिए खनक के जो कपड़े अभी उसने पहना हुआ वो उसे उतरना पड़ता। नीलाम खनक को लाकर उसके बेड पर बैठा देती है और गायत्री खनक के लिए उसके पहनने के लिए सफ़ेद कपड़े ढूंढने मिलती है। जब गायत्री को सफ़ेद कपड़ा मिल जाने के बाद गायत्री और नीलम खनक को उसके नहाने और कपड़े पहनने में मदद करती है, क्योंकि खाना को इतना भी होश नहीं था कि उसने अभी क्या और क्यों करना चाहिए था।